हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट यूनिट सर्किट एनालिसिस में आज हम आपको प्रूफ करेंगे रेसिप्रोसिटी थ्योरम। इस थ्योरम के बारे में इसके लास्ट टॉपिक में हमने आपको बताया था। आज हम इस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमने एक नेटवर्क यहाँ पर लिया है जिसमें दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इसके फर्स्ट पार्ट में सोर्स हमने E1 आरोपित किया है, जिसके कारण फर्स्ट लूप में I1 धारा, सेकंड लूप में I2 धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए I1 धारा इसमें प्रवाहित होती है, इसमें हम लेंगे यहाँ पर I1। ये I1 में जाकर इसमें इस प्रकार से प्रवाहित होगी। I2 जो धारा है यहाँ से इसमें यूं जाएगी, यूं जाने के बाद में और ये I2 धारा इस दिशा में प्रवाहित होगी। ठीक है ना, जो अपन ने माना है यहाँ पर E1 सोर्स आरोपित करने पर फर्स्ट लूप में I1 धारा, सेकंड लूप में I2 धारा है। ये धारा किस प्रकार से प्रवाहित होगी, एक फर्स्ट लूप में, सेकंड लूप में ये धारा ये इस प्रकार से ये प्रवाहित होगी। अगर समझ में किरचॉफ के नियम का यूज करके हम इक्वेशन प्राप्त करेंगे, इक्वेशन प्राप्त करके फिर हम यहाँ पर I2 का मान प्राप्त कर लेंगे। क्या मान प्राप्त कर लेंगे, I2 का मान प्राप्त करेंगे। फिर दूसरी कंडीशन में जैसे अपन ने यहाँ पर किया है, E1 को वहां पर पहुंचा देंगे अपन, जो सोर्स वहां पर पहुंचा देंगे और उसके द्वारा इसमें प्रवाहित धारा का मान निकले, दोनों का मान सेम आता है तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम अपनी क्या होती है, प्रूफ हो जाती है। आया समझ में? तो देखिए ये नेटवर्क आपको समझ में आ गया किस प्रकार से इसमें सोर्स आरोपित करने पर धारा प्रवाहित होती है। अब देखिए दिए गए, अब इसकी प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इसके प्रूफ में हमको क्या करना है, देखिए यहां पर दिए गए प्रथम लूप में किरचॉफ के नियम से, किसके नियम से, किरचॉफ के नियम से। मैं जो लिख रहा हूं आपको समझ नहीं आएगा, सुन रहे हो आप, ठीक है ना। एक यहां पर किरचॉफ का नियम को यूज करना, किरचॉफ के नियम से। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं इस लूप में, माइनस से प्लस में प्रवेश कर रहे हैं तो वोल्टेज नेगेटिव होगी, माइनस E1, माइनस से प्रथम इसके तो माइनस से प्लस में किया है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाती है, नेगेटिव होगी। अगर तुमने फिर यहाँ पर इस लूप में चलते प्रथम स्वरूप पर विभव पतन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो I1 Z1 यहां से हम आते हैं तो देखिए इसमें I1 धारा इस लूप में अपनी डायरेक्शन ये है ना, डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये तो पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस I1 माइनस I2 इंटू Z3। ठीक है, ये इक्वेशन हमको यहाँ पर प्राप्त होती है किरचॉफ के नियम से। इस रूप में हमने किरचॉफ के नियम से इक्वेशन प्राप्त की। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो देखो क्या आएगा, I1 Z1, फिर यहाँ पर I1 Z3 मिलेगा, तो I1 दोनों में कांस्टेंट है तो I1 प्लस Z3 इंटू I1, इसको और इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है ना, फिर बचा क्या यहाँ पर, माइनस I2 Z3, फिर यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस E1। नीचे ध्यान रखना, इन सबका योगफल क्या होता है, शून्य होता है। इन सबका योगफल क्या होता है, शून्य होता है। इसको हम उधर भेज देंगे, दिस इज इक्वल टू E1। समझ में आ गया? किसी भी लूप में जो भी सोर्स है उसकी वोल्टता प्रतिरोध पर विभव पतनों का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ पर ये शून्य कर दिया, इसको अपन ने सॉल्व किया, हमको एक इक्वेशन प्राप्त हो गई। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हम सेकेंड लूप में देखेंगे, इसमें सेकेंड लूप में किरचॉफ के नियम, ठीक है ना, किरचॉफ का नियम लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इसमें कौन सी धारा बह रही है, ये वाली धारा इसमें बह रही है I2। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर
I2Z2 क्या हो जाएगा, I2Z2। यहां पर देखिए I2Z2, इसमें आइए I2 धारा ऊपर की ओर जा रही है, जो हमारा लूप की डायरेक्शन है ये तो पॉजिटिव हो जाएगी, और I1 धारा इसमें नीचे आ रही है तो नेगेटिव हो जाएगी, तो I2 माइनस I1 इंटू Z3 प्लस I2 माइनस I1 इंटू Z3। कोई भी सोर्स यहाँ पर नहीं है, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे I1 के लिए, माइनस, देखो I1 को पहले लिखेंगे तो माइनस I1 Z3, I2 Z2 और I2 Z3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमको Z2 प्लस Z3 इंटू I2, दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। क्या मिल गई हमको, इक्वेशन नंबर 2। देखो समझ में आया ना, कोई परेशानी तो नहीं है। हमने क्या किया है, जो यहाँ पर ये नेटवर्क दिया हुआ है इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में किरचॉफ के नियम लगाकर हमने दो इक्वेशंस प्राप्त किया है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हमें यहाँ पर किसका मान निकालना है, एक I2 का मान निकालना है, क्योंकि इस सोर्स के द्वारा I2 का मान अपन को प्राप्त करना, I1 तो मान निकालना ही नहीं है। तो I2 को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को देखिए, इसमें I2 का मान निकालना है तो हम इसको और इसको बराबर कर लें और जोड़ दें, तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, I2 वाला बचेगा, उससे हमको क्या मिलेगा, I2 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। हम क्या करेंगे, समीकरण जो 1 है इसमें Z3 का गुणा करेंगे, और समीकरण जो 2 है इसमें Z1 प्लस Z3 का गुणा करके इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो नीचे लिखे हम समीकरण 1 में Z3 का तथा 2 में Z1 प्लस Z3 का गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर इसको हम क्या करेंगे, गुणा करके जोड़ देंगे। अब देखिए मैं इसको नीचे आपको दिखेगा नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं, तो क्या करना है, ऊपर वाले स्टेप को मिटाता हूं मैं, इसको भी मिटा दूं। देखो समीकरण 1 में हमको किसका गुणा करना है, Z3 का गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा, Z3 इंटू Z1 प्लस Z3 इंटू I1 माइनस Z3 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा Z3 स्क्वायर, ठीक है ना, Z3 स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पर I2, दिस इज इक्वल हो जाएगा E1 Z3, जिससे हम समीकरण नंबर प्राप्त करेंगे 3। इसमें इसका गुणा किया, फिर 2 में हम किसका गुणा करेंगे, Z1 प्लस Z3 का गुणा करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस Z3, इसमें गुणा करेंगे हम Z1 प्लस Z3 का, इंटू में क्या आएगा I1, फिर यहाँ पर प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू Z1 प्लस Z3 का हम गुणा कर रहे हैं, इंटू में क्या होगा I2, दिस इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर क्या मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना दिक्कत। हमने यहाँ पर इसको गुणा किया, अब अपन इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर क्या होगा, इसको अपन जोड़ेंगे, यहाँ पर ये सेम है इसलिए ये कट जाएगा, क्योंकि I1 को यहाँ पर से अपन हटाना है, I2 का मान निकालना है, तो I1 वाले कोएफिशिएंट को अपन ने बराबर कर दिया, ये कट गया, बचा जो यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर देखिए I2, ये I2 जोड़ने पर दोनों में कॉमन है, यहाँ पर हो जाएगा I2, ये कॉमन है, यहाँ पर I2 लिया तो क्या क्या मिला, यहाँ पर माइनस Z3 स्क्वायर, माइनस Z3 स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिलेगा, इसको गुणा करेंगे अपन, प्लस Z2 Z1 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 प्लस Z3 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर, और यहाँ पर बराबर में क्या है,
E1 Z3। जोड़ने पर हमने इक्वेशन कौन सी प्राप्त कर ली, ये इक्वेशन 5 प्राप्त कर ली। या इसको नंबर ना डालें, क्या काम है। अब इसमें अपन क्या करें, Z3 कट जाएगा, इससे I2 की वैल्यू जो आ जाएगी, I2 इक्वल टू हमको मिलेगा E1 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ये इक्वेशन हमको मिलेगी 5। तो हमने फर्स्ट लूप में सोर्स आरोपित करने पर दूसरे लूप में प्रवाहित धारा का मान कितना प्राप्त कर लिया, ये हमने प्राप्त कर लिया I2 बराबर इतना। आगे सुनिए, कोई परेशानी नहीं है। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सोर्स E1 को दूसरे लूप में लेकर जाएंगे और उसके द्वारा जो प्रथम लूप में धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान प्राप्त करते हैं। अगर ये आता है तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो होती है प्रूफ हो जाती है। आगे समझ में, देखिए इतना आपको समझ में आ गया है। ये इक्वेशन हमको याद रखनी है, E1 Z3 इक्वेशन नंबर 5 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसको मिटा देते हैं। इस इक्वेशन को मैं यहां पर लिख देता हूं। I2 की जो वैल्यू निकाल रहे हैं अपन, कितनी आई है, E1 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, इक्वेशन नंबर 5। ये ध्यान रहेगा हमको, इसलिए वहां पर उतार दिया, इसको मिटा देते हैं। अब हमको क्या करना है, E1 को यहां पर ये Z1 है, E1 को यहां से हटा दिया, यहां से हटाकर हमने इस सोर्स को यहां पर ले लिया, इसको मान लिया हमने E2, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। यहां पर Z1, ये Z2 एंड ये Z3। सोर्स यहां पर अप्लाई किया हमने, ये इसका जैसे ये फर्स्ट लूप तो यही है, सेकंड लूप यही है, इसमें धारा ये प्रवाहित हो रही है, इसमें धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। इस धारा को हम प्रवाहित करने पर मान लेते हैं ये I2 डैश है और ये धारा कौन सी है, I1 डैश। थोड़ा सा डिफरेंस ले लिया अपन ने, ठीक है ना। अब इसके आरोपित करने पर I1 डैश का मान निकालना पड़ेगा, I2 डैश अपन को निकालने की जरूरत नहीं है। जब I1 डैश का जो अपन मान निकालेंगे वो इतना आना चाहिए, इतना आ जाएगा तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। देखो सिमिलर पहले ही की तरह हमको यहां पर I1 डैश की वैल्यू निकालनी पड़ेगी किरचॉफ का नियम यूज करके। देखिए यहां पर I2 डैश इसमें प्रवाहित हो रही है, इसकी डायरेक्शन ये होगी I2 डैश, यहां पर से I2 डैश, ये धारा I1 डैश जो जाकर इस लूप में I1 डैश हो जाएगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये सेकंड लूप। और ये फर्स्ट लूप में इसमें देखो I1 डैश, यहाँ पर जो धारा बहेगी वो कौन सी है, ये I1 डैश है, इसमें जो धारा जाएगी I1 डैश। दोनों लूप में धारा अपन ने कंसीडर कर ली, धारा की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। अब हम इसको यहां पर, इसको वही फर्स्ट लूप और इसको अपन क्या माने, सेकंड लूप, फर्स्ट लूप और सेकंड लूप मान लेते हैं। अब इसमें वही किरचॉफ का नियम लगा दें। देखो इस डायग्राम को आपको ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग अपन लगा रहे हैं। ये जो डायरेक्शन मैंने बनाई है ये हम इस लूप में हमारे धारा के द्वारा निर्दिष्ट है, हम किस क्रम में चलते हैं उस क्रम में ही इन प्रतिरोधों या प्रतिबाधाओं पर विभव पतनों की चिन्ह को लिया जाएगा, ठीक है ना। प्रतिरोध सिरों पर विभव पतन क्या होगा उस हिसाब से। तो यहां पर देखिए फर्स्ट हम लेते हैं, फर्स्ट लूप में किसके नियम से, फर्स्ट लूप में किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ का नियम लगाइए। देखो फर्स्ट लूप में हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से शुरू करें इस जगह पर से, तो धारा भी इसी दिशा में है और हम भी इसी दिशा में जा रहे हैं, ठीक है ना। लूप के हमने जो डायरेक्शन कंसीडर की है वो भी यही है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, धारा कौन सी, I1 डैश की हो जाएगी यहाँ पर I1 डैश Z1
I1 डैश Z1, फिर यहाँ पर से जाएं ये I1 डैश Z3 और I2 डैश Z3 दोनों दिशा एक दूसरे के विपरीत है। जो हमने डायरेक्शन चॉइस की है उसके अकॉर्डिंग I1 डैश पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा। इस स्थिति में कितना हो जाएगा, प्लस I1 डैश माइनस I2 डैश और इनटू हो जाएगा यहाँ पर Z3 दिस इज इक्वल टू 0। इस लूप में कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है, दिस इज इक्वल टू 0। इसको अपन सॉल्व करें तो देखो यहाँ पर I1 डैश Z1, यहाँ पर से I1 डैश और मिलेगा तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, Z1 प्लस Z3 ये हो जाएगा I1 डैश। I1 डैश क्लियर हो गया, माइनस I2 डैश Z3 दिस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 6 ये हमने प्राप्त कर ली। फर्स्ट लूप के लिए हमने इक्वेशन नंबर प्राप्त कर ली पहले की तरह। अब हम क्या करेंगे सेकंड लूप में, इसमें सेकंड लूप में किरचॉफ के नियम से, सेकंड लूप है इसमें अपन किरचॉफ का नियम लगाएंगे। देखिए यहां से लेते हैं, इसकी डायरेक्शन हम क्या है, यू जा रहे हैं। इस लूप में कैसे जा रहे हैं, लूप में हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। क्या जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज जाने पर माइनस से प्लस में प्रवेश कर रहे हैं। इस सोर्स में इसका विद्युत वाहक बल नेगेटिव होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस E2। फिर इसमें इसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हो जाएगा I2 डैश Z2, ये हो जाएगा प्लस I2 डैश Z2। फिर यहाँ पर आइए I2 डैश इस प्रतिरोध के लिए पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये हमको मिलेगा प्लस I2 डैश माइनस I1 डैश इंटू Z3 दिस इज इक्वल टू 0। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर से I1 डैश Z3 माइनस I1 डैश Z3, फिर I2 डैश का एक टर्म्स ये है, I2 डैश यहाँ से मिलेगा Z2 प्लस Z3 इंटू I2 डैश प्लस Z2 प्लस Z3 इंटू हमको मिलेगा यहाँ पर I2 डैश, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा E2। एक इक्वेशन हमने यहाँ पर ये प्राप्त कर ली, जिसको हम इक्वेशन नंबर कितने देंगे, 7। हमने यहाँ पर क्या किया, समीकरण 6 और 7 प्राप्त किया। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, I1 डैश का मान निकालना है। क्या निकालना है, I1 डैश का मान निकालना है। I2 डैश को हमको यहाँ पर नहीं ज्ञात करना है, ठीक है ना। I1 डैश को यदि हम I2 के बराबर ले आते हैं तो रेसिप्रोकल या रेसिप्रोसिटी थ्योरम जो होती है प्रूफ हो जाती है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें I1 डैश को निकालना है तो इनको आपस में इनके I2 डैश के कोएफिशिएंट को बराबर करना है। बराबर करने पर ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और I1 डैश का मान हमको मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 6 में Z2 प्लस Z3 का इंटू करेंगे और इसमें हम इंटू करेंगे Z3 का, ठीक है। देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 6 में Z2 प्लस Z3 का व साथ में Z3 का गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके इसको अपन क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखो कैसे गुणा करेंगे, यहाँ पर समीकरण 6 में Z2 प्लस Z3 का तो Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 I1 डैश माइनस Z3 Z2 प्लस Z3 इंटू I2 डैश दिस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हमने 8 प्राप्त कर लिया, इससे इक्वेशन नंबर 8 प्राप्त किया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 7 है इसमें हमको किसका गुणा करना है, इक्वेशन नंबर 7 में हम गुणा करेंगे यहाँ पर इसका Z3 का इंटू करेंगे। Z3 का इंटू करने पर हमको इक्वेशन नंबर देखो कैसे मिल जाएगी, माइनस Z3 यहाँ पर ले लेते हैं माइनस Z3 स्क्वायर I1 डैश, ठीक है, प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 I2 डैश दिस इज इक्वल टू E2 Z3। इक्वेशन नंबर
9। इसको गुणा किया अपन ने, इसको जोड़ेंगे, जोड़ने पर देखो ये वाला और ये वाला टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने पर हमको कितना मिल जाएगा, इसको अपन सॉल्व करें, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर। LHS में हमको इसको गुणा करने पर ये मिला, माइनस में Z3 स्क्वायर, माइनस में Z3 स्क्वायर इंटू I1 डैश, दिस इज इक्वल टू E2 Z3। E2 Z3 नहीं दिख रहा है, चलो देखो यहाँ पर, ये हमको यहाँ पर मिला I1 डैश इक्वल E2 Z3, ये मिल गया। अब यहां से देखो ये Z3 स्क्वायर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। E2 की वैल्यू जो इससे निकालेंगे हम, यहां पर से हम I1 डैश की वैल्यू निकालें, तब I1 डैश इक्वल हमको मिल जाएगा E2 Z3 अपॉन कितना मिलेगा, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। समीकरण नंबर हमको मिल जाएगा यहां पर 10, इक्वेशन नंबर 10 हमको प्राप्त हो गई। ठीक है, अब देखिए I1 डैश का मान हमने ये निकाला है, यहां पर E1 बराबर E2, जो सोर्स हमने यहां पर लिया था वही सोर्स हमने सेकंड लूप में लिया है। दोनों क्या है, सेम है, दोनों यहां पर क्या है, बराबर हैं। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन कौन सा है, फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 10th हमको मिलेगा यहां पर I2 इक्वल I1 डैश, I2 इक्वल I1 डैश। क्या मालूम चला इससे, हमने सोर्स को आपस में फर्स्ट और सेकंड लूप में इंटरचेंज किया, उस स्थिति में हमें धाराओं के जो मान है सिमिलर प्राप्त हो रहे हैं, समान प्राप्त हो रहे हैं। ये कहलाती है पारस्परिकता प्रमेय। क्या कहलाती है, पारस्परिकता प्रमेय या रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहलाती है। ठीक है ना, इसका कथन भी यही था कि किसी एक सोर्स को किसी लूप में आरोपित करने पर सेकंड लूप में जो धारा उत्पन्न होती है वही धारा उस सोर्स को सेकंड लूप में आरोपित करने पर फर्स्ट लूप में प्रवाहित होनी चाहिए। ये कहलाती है पारस्परिकता प्रमेय। तो इस प्रमेय को आपने देखा, इजीली समझ में आ गया होगा, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पारस्परिक प्रमेय का पहला कथन है। दूसरे कथन में पारस्परिक प्रमेय का जो दूसरा कथन है उसको देखो, मैं यहां पर समझाता हूं। इक्वेशन नंबर 5 और 10 यहाँ पर अपन ने निकाल ली है। ठीक है ना, दूसरा कथन इसका क्या है, दूसरा कथन है अपना ZT12 इक्वल ZT21 होना चाहिए। 1 से 2 में अंतरित प्रतिबाधा ZT12 है और 2 से 1 में अंतरित प्रतिबाधा ZT21 है। ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो पारस्परिकता प्रमेय का दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। देखो प्रतिबाधा है यहां ZT12 क्या होगा, ZT12 का मतलब क्या होता है, ये प्रतिबाधा है। क्या यहाँ पर प्रतिबाधा, और ये होता है वोल्टेज अपॉन करंट के। प्रतिबाधा क्या होती है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो यहाँ पर ZT12 1 से 2 में, तो 1 से 2 में अंतरित प्रतिबाधा के लिए वोल्टेज अपॉन करंट क्या हो जाएगी, E1 अपॉन I2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, E1 अपॉन I2। क्या हो जाएगी, E1 अपॉन I2। E1 को यहाँ पर हमने ऐसे लिखा, I2 की जो वैल्यू है ये हमने उठा कर रखी यहाँ पर E1 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। E1 से E1 कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पर हमको मिल जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन में हो जाएगा ये यहाँ पर Z3। ठीक है, ZT12 का मान कितना मिल जाएगा हमको, इतना मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको हम डाल दें 11। तो ZT12 का मान इतना मिला है अपन को। इसी प्रकार से हम ZT21 निकालेंगे तो वह भी इतना ही प्राप्त होगा। हो जाएगा ना, निकाल सकते हो। ZT12 बराबर इतना है, इतना निकाला। अब हम निकालेंगे यहाँ पर, देखो ये वैल्यू को ध्यान रखना है अपन को। अब हम निकालते हैं Z इसी प्रकार ZT21 2 से 1 में अंतरिक्ष प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, E2। ये हो जाएगी E2 अपॉन I1 डैश E2 अपॉन I1 डैश की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये है यहाँ पर E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। E2 से Z2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पर, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 अपॉन Z3। इक्वेशन नंबर 12। तो हम यहाँ पर देखते हैं ZT12 एंड ZT21 दोनों की वैल्यू हमको ये प्राप्त होती है। समीकरण 11 और 12 दोनों सेम प्राप्त होते हैं। इसलिए ZT12 1 से 2 में अंतरिक्ष प्रतिबाधा एंड ZT21 2 से 1 में अंतरिक्ष प्रतिबाधा दोनों के मान समान है। इसलिए पारस्परिक प्रमेय क्या होती है, सिद्ध होती है। इसका दूसरा कथन भी सिद्ध होता है। ये था पारस्परिक प्रमेय या रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर हमने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। आशा है आपको अवश्य समझ में आएगी। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक्स। नेक्स्ट टाइम हम आपको सुपर पोजिशन थ्योरम के बारे में बताएंगे। 1 बाय 1 हम आपको प्रत्येक थ्योरम्स को यहाँ पर बताएंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन थ्योरम्स में से एक थ्योरम हर वर्ष आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। ओके, बाय।